हेलो फ्रेंड्स। अब आज हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के दौरान जो किसान विद्रोह हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है। किसान विद्रोह के हम सबसे पहले देखेंगे कारण क्या क्या थे, है ना। किसान विद्रोह किन कारणों से घटित हुए थे, इनका स्वरूप कैसा था 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में, है ना। 20वीं शताब्दी में जैसे ये राष्ट्रवादी बन गए थे, है ना, राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ गए थे। 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से स्थानीय मुद्दों से संबंधित थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे प्रमुख विद्रोह, जिसके अंतर्गत पाई का विद्रोह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह, है ना, नील आंदोलन, ठीक है, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है। कारण को अगर देखा जाए किसान विद्रोह का, सबसे पहले ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों को माना जाता है ना। ब्रिटिश जो भू राजस्व नीतियां इन्होंने बनाई थी, कौन कौन सी बनाई थी, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, है ना। इन तीनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो किसान है उसका शोषण हुआ, है ना। किसान का शोषण हुआ। स्थायी बंदोबस्त में कैसे शोषण हुआ, जमींदारों के द्वारा शोषण किया गया भू राजस्व लेने के क्रम में। महालवाड़ी में भी अत्यधिक भू राजस्व समय समय पर निर्धारित किया गया। रैयतवाड़ी में किसानों से सीधा इन्होंने समझौता किया, परंतु यहाँ भी इन्होंने जो लगान की दर है वो काफी उच्च रखी। इस कारण से किसान क्या हुए, महाजनी शोषण के शिकार हुए तथा बार बार इनको भूमि से बेदखल किया गया। इस कारण से किसान विद्रोह समय समय पर होते रहे। नेक्स्ट है कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या हो गया कि इन्होंने नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया। नकदी फसल जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, चाय हो गया, है ना, चाय हो गया, नील की खेती हो गई। इन पर इन्होंने इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया। इनका उत्पादन को इसलिए बढ़ावा दिया क्योंकि उस समय के स्तर पर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, है ना। और औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, है ना। जैसे नील की आवश्यकता इनको जरूरत थी, है ना। जूट की जो बोरे भरने के लिए जरूरत होती है, जूट की जरूरत थी इनको। कपास की जरूरत थी, है ना, कपड़े बनाने में कपास की जरूरत थी। तो ये कच्चा माल भारत से निर्यात करते थे कम दाम पर, और वहां से ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं भारत आती थी। तो ये क्या हो गया, कृषि के वाणिज्यीकरण से जो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी आई, है ना, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी आई तथा भारत में भूखमरी तथा अकाल की स्थितियां पैदा हुई। आपको पता होगा कि 1850 से 1899 या 1900 तक भारत में बहुत सारे अकाल आयोग का गठन किया गया। अकाल आयोग का गठन क्यों किया गया, क्योंकि भारत में अकाल की स्थितियां पैदा हो रही थी। आगे आता है ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति ने भी किसान विद्रोह को मतलब प्रेरित किया। किस तरह से, मतलब इग्नाइट किया, कैसे किया, क्योंकि ब्रिटिश व्यापार नीति ने जो भारत में हस्तशिल्प उद्योग थे तात्कालिक स्तर पर उनको नष्ट कर दिया या उनका पतन कर दिया, है ना। ब्रिटिश मुक्त व्यापार नीति के तहत क्या हुआ कि कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति भारत में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र था, है ना। और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो ब्रिटिश व्यापारी भारत आए प्रसंस्कृत वस्तुएं लेकर, और भारत में जो हस्तशिल्प निर्माता थे वो ब्रिटिश व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहे और अक्षम रहे। और दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय राजा थे वो देसी जो कारीगर वगैरह थे इनको संरक्षण नहीं दे पाए, है ना। तो इससे क्या हो गया, जो भारतीय कलाकार थे उनका पतन हो गया, और ये कलाकार फिर कहाँ चले गए, कृषि पर निर्भर हो गए, है ना, गांव में चले गए। थोड़े बहुत जो शहर में रहते थे इनका व्यवसाय वगैरह खत्म होने से ये गांव में चले गए और खेती करने लगे। तो वहां पे प्रचंड बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, है ना, प्रचंड बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। मतलब किसान पर बोझ बढ़ गया। जैसे किसान का बेटा अगर बाहर कारीगर है, अगर वहां से उसका वो पेशा समाप्त हो गया तो वो बेटा भी वही कृषि कर रहा है, और उसके पिताजी भी वही कार्य कर रहे हैं। इसलिए क्या हो गया, कृषि पर भार बढ़ा, है ना, भार बढ़ा। और किसान ऋणग्रस्त और भुखमरी का शिकार होने लगा। इसलिए ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति ने भी किसान विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खाद्यान्न निर्यात, खाद्यान्न निर्यात से भी किसान विद्रोह हुए। जब खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो अकाल की स्थिति पैदा होगी। और खाद्यान्न निर्यात क्यों किया गया था, अगर देखा जाए, जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी वहां से ब्रिटिश लोगों की जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, है ना। तो उस जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी ब्रिटेन ने भारत से जो खाद्यान्न है वो निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। किसान संगठन,
है ना। किसान संगठन आगे क्या होता है, 20वीं सदी आते आते जो भारत के किसान है वो संगठित होने लगते हैं तथा यूनियन वगैरह बनाने लगते हैं। फिर ये संगठित होके विद्रोह नहीं करते, फिर ये आंदोलन है ना, विद्रोह आंदोलन में आपको पता होगा कि विद्रोह मतलब रेंडमली होता है, जबकि आंदोलन एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। तो फिर क्या, किसान संगठन के माध्यम से आंदोलन प्रारंभ होने लगे, है ना, किसानों के समर्थन में आंदोलन होने लगे, जिसमें महात्मा गांधी जुड़ जाएंगे, है ना, विट्ठल भाई पटेल, है ना, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे फिर राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन से किसान आंदोलन जुड़ जाते हैं तथा एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया के तहत ही अपनी मांगे फिर रखने लगते हैं। ठीक है, अब हम स्वरूप देखें 19वीं सदी के, अगर किसान विद्रोह का स्वरूप देखें तो ये स्थानीय और तात्कालिक समस्याओं पर केंद्रित थे, है ना, स्थानीय और तात्कालिक समस्याओं पर केंद्रित थे। ठीक है, जैसे नील आंदोलन नील उत्पादक क्षेत्रों पर किसान की दुर्दशा को लेकर तात्कालिक जो वहां की समस्याएं और स्थानीय समस्याओं को लेकर होता है, इसमें किसी बड़े या व्यापक स्तर पर राष्ट्रीयता का नाम नहीं होता है ना। और ये क्या होते हैं, हिंसक और चमत्कारिक शक्तियों से युक्त होते हैं, है ना, जो कि 19वीं सदी के जो विद्रोह होते हैं काफी हिंसक होते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली रिटेलिएशन करते हैं ब्रिटिश सरकार को, और उनके लोग जो भी वहां पे कर वगैरह राजस्व वगैरह लेने आते हैं उनको उन पर हमला करते हैं। और ये दूसरी चमत्कारिक शक्तियों में भी विश्वास करते थे, है ना, अलौकिक शक्तियां, जैसे किसी ऐसी शक्ति को मानना कि ये जो ब्रिटिश सरकारें नष्ट हो जाएगी हमारे इन क्रियाकर्मों से, है ना, मतलब अंधविश्वास में विश्वास करते थे। अब 20वीं सदी का अगर किसान विद्रोह का स्वरूप देखें तो ये क्या तार्किक और मतलब एक तरीके से कहे कि राजनीतिक और व्यापक हो चुके थे, है ना, राजनीतिक संगठन बनने लगे थे। और आपको पता होगा कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और इस कांग्रेस मतलब और इसकी स्थापना होने से जो लोग थे, भारत के लोग थे, वो आईएनसी में शामिल होने लगे तथा जो मुद्दे होते थे देश के अंतर्गत, जैसे किसानों के मुद्दे हो गए, तो वो आईएनसी में मतलब सरकार के समक्ष रखने लगे, है ना। तो राजनीतिक स्वरूप इसने ले लिया था और स्वरूप व्यापक हो गया था, है ना। जैसे मान लो बिहार में कोई स्थिति है ना, बिहार में, है ना, बिहार की अगर तीन खटिया प्रथा जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसको देखा जाए तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगी थी कि देखो बिहार में किस तरीके से तीन कटिया प्रथा के माध्यम से वहां के किसानों का शोषण हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये फिर राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ गए थे। संघर्ष की आधुनिक पद्धतियां प्रयोग में होने लगी थी, जैसे कैसे, संघर्ष की आधुनिक पद्धतियों के अंतर्गत आप देखेंगे तो सत्याग्रह हो रहे थे, है ना, सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह, भूख हड़ताल, है ना, शांतिपूर्ण मार्च निकालना, है ना, शांतिपूर्ण मार्च निकालना। ठीक है, तो ये संघर्ष की, और लिखित आवेदन देना, है ना, कोई अगर जैसे भू राजस्व कम कराना है तो लिखित आवेदन देना। तो ये संघर्ष की आधुनिक पद्धतियां किसान आंदोलन से जुड़ गई थी, है ना, लिखित आवेदन देना। प्रांतीय और राष्ट्रीय नेताओं द्वारा नेतृत्व करना, है ना, प्रांतीय जैसे जहां पर कोई आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसका जैसे चंपारण का ही देख लीजिए, चंपारण में राजकुमार शुक्ल ने स्थानीय स्तर पर संघर्ष किया और इसी क्रम में उन्होंने राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी को बुलाया। ठीक है, 20वीं सदी के जो किसान विद्रोह या आंदोलन है वो समाजवादी विचारधारा से भी जुड़ गए थे, है ना। आपको पता होगा कि उस समय रूस की साम्यवादी क्रांति भी सफल हुई थी, है ना, रूस की साम्यवादी क्रांति सफल हुई थी, है ना। तो उससे प्रेरित होकर भारत में साम्यवादी दल बने और जो बुजुर्गा वर्ग है, भारत बुजुर्गा वर्ग था, ब्रिटेन जिसे बुजुर्गा वर्ग या पूंजीपति वर्ग कहा जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, किसके किसानों के समर्थन में विद्रोह किया। ठीक है, फिर हमारा अगला आता है, अब हम देखेंगे प्रमुख किसान विद्रोह कौन कौन से थे। ठीक है, प्रमुख किसान विद्रोह में सबसे पहले आता है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 तक था। ये पश्चिम बंगाल या बंगाल के क्षेत्रों में था। इसके
नेतृत्व करता थे मंजर शाह, मूसा शाह और भवानी पाठक, है ना। मंजर शाह, मूसा शाह और भवानी पाठक। ये विद्रोह का अगर प्रमुख कारण देखा जाए तो धर्म के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। तो तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो जो धार्मिक लोग थे उन्होंने इसका मतलब काफी विरोध किया, है ना। और इसी क्रम में सन्यासी विद्रोह प्रारंभ हुआ था, परंतु इसको यहीं तक सीमित नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें किसानों ने भी भाग लिया था, है ना। किसानों ने भी और मजदूर वगैरह जो भी थे तात्कालिक स्तर पर, सामान्य जनों ने भी व्यापक स्तर पर इसमें भाग लिया था। जो बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में, है ना, आनंद मठ की रचना थी इनकी एक, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है ना। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है ना। आनंद मठ में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। आनंद मठ में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये था सन्यासी विद्रोह। आगे आता है हमारा नील विद्रोह, है ना। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ था और ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। क्यों हुआ था कि नील की जो खेती करने वाले किसान थे उस पर ब्रिटिश सरकार अत्याचार कर रही थी, है ना। नील की जो खेती कर रहे थे, मतलब नील की खेती करने वाले किसानों पर जो किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था उसी क्रम में नील विद्रोह होता है। इसके अगर नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, नील विद्रोह जब होता है तो एक हेमचंद्राकर थे, हेमचंद्राकर, ये भारतीय अधिकारी थे। इनकी एक भूल हो जाती है ना। भूल क्या हो जाती है, सरकार मतलब ये एक आदेश दे देते हैं कि जो व्यक्ति या जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहता है वो आवेदन दे दे और कोई खेती कर सकता है ना, अनाज वगैरह बो सकता है। तो इसी क्रम में बहुत सारे जो किसान थे वो आवेदन करने लगे, है ना, आवेदन करने लगे और आवेदन करने लगे और इसी क्रम में काफी अधिक मात्रा में विद्रोह या रिटेलिशन होने लगता है और ये विद्रोह काफी व्यापक स्तर पर फैल जाता है ना। तो नील विद्रोह फिर आगे चलकर क्या होता है, सीटनकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठित होता है ना, नील आयोग जिसे कहते हैं। सीटनकर की अध्यक्षता में एक नील आयोग का गठन होता है। ठीक है, नील आयोग का गठन होता है। ठीक है, नील आयोग का गठन होता है। और जो ये नील विद्रोह का जो वर्णन है, नील विद्रोह का जो वर्णन है जो दीनबंधु मित्र की एक पत्रिका है नील दर्पण, है ना, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि दीनबंधु मित्र की जो पत्रिका है नील दर्पण में नील विद्रोह का वर्णन है। 1860 में ये पत्रिका आई थी, इसमें नील विद्रोह का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह कब हुआ था, 1873 में हुआ था, 1873 में बंगाल के पाबना क्षेत्र में ये हुआ था, है ना। क्या हुआ था बंगाल में एक सरकारी नियम बनाया गया था 1859 में कि यदि कोई किसान 12 वर्ष तक एक ही भूमि पर अगर कृषि करेगा तो उसकी जमींदारी मतलब उसकी खेती जमींदारों के द्वारा उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई किसान 12 साल तक लगातार एक ही मतलब एक ही क्षेत्र पर खेती करता है तो वो उसका क्षेत्र हो जाएगा, है ना, स्थायी रूप से उसे दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या करने लगे, जमींदार किसानों को उसकी जमीन से बेदखल करने के लिए 12 साल के पहले ही दूसरी खेती में नियोजित कर देते थे। इससे क्या होता था, उन्हें स्थायित्व नहीं मिल पाता था, किनको, किसानों को स्थायित्व नहीं मिल पाता था और वो जमीन से बेदखल हो जाते थे। तो इसके विरोध में पाबना का विद्रोह हुआ था कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये विद्रोह मैं बताऊंगा कि किस तरह से साम्राज्यवादी नहीं था, केवल जमींदारों के विरोध में था, है ना। जबकि वास्तविक वास्तविक ये शोषणकर्ता को जो स्थानीय किसान थे वो नहीं पहचान पा रहे थे। इसका नेतृत्व किसने किया था, ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और खुदी मुल्ला ने किया था। मतलब ये जमींदारों के खिलाफ हुआ था, है ना, ना कि ब्रिटेन की महारानी के खिलाफ। इसमें तो जो किसान थे उन्होंने ये भी बोल दिया था कि हम केवल महारानी की रैयत होना चाहते हैं, है ना, केवल महारानी, है ना, मतलब ब्रिटेन, महारानी की रैयत, रैयत मतलब किसान,
हम केवल महारानी की रेयत होना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो इनके तात्कालिक स्तर पर भारतीय किसानों के सीमित दृष्टिकोण को दर्शाता है। हम केवल महारानी की रेयत होना हैं चाहते हैं इन जो जमींदारों से मुक्त होना चाहते हैं। जबकि जमींदारों का क्या रोल था, वो मेन शोषणकर्ता तो ब्रिटेन से ही थे ना, मेन शोषणकर्ता ब्रिटेन से थे। इसलिए इस विद्रोह के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत के प्रारंभिक दौर के मतलब प्रारंभिक स्तर पर जो भारतीय किसान दूरदर्शिता का अभाव है वो दिखाई इसमें देता है। नेक्स्ट आता है दक्कन के दंगे। दक्कन के दंगे मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, परंतु आज और पढ़ा देता हूँ एक बार। 1875 में होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि जब दक्कन क्षेत्र में कपास उगाया जाता है ना, कपास काफी दक्कन का क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। परंतु 1860 में अमेरिकी गृह युद्ध प्रारंभ होता है। अमेरिकी गृह युद्ध प्रारंभ होता है तो ब्रिटेन क्या करता है, भारत से कपास मंगाना प्रारंभ कर देता है ना। ब्रिटेन भारत से कपास मंगाना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि ब्रिटेन की जो आवश्यकता होती है वो यूएसए मतलब अमेरिका से बंद हो जाती है, क्योंकि वहां गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो वहां से कपास आना बंद हो जाता है। इसी क्रम में ब्रिटेन भारत से कपास मंगाने लगता है। परंतु जब भारत में कपास मंगाई जाती है तो भारत में कपास जो किसान है उनकी स्थिति सुदृढ़ होने लगती है। परंतु आपको पता है ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के अंतर्गत ब्रिटिश भारतीयों को सुखी नहीं देखना चाहते थे, तो इसी क्रम में उन्होंने क्या कर दिया, दक्कन क्षेत्र में भू राजस्व की राशि 50% बढ़ा दी, है ना। दक्कन क्षेत्र में भू राजस्व की राशि 50% बढ़ा दी। परंतु जब ये अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होता है और अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य जो संबंध होते हैं वो सामान्य हो जाते हैं, सॉरी हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य जो संबंध होते हैं वो सामान्य हो जाते हैं, तो भारत से कपास निर्यात की जो भारत से जो कपास जाता है उसकी मतलब कमी आ जाती है ना, उसमें कमी आ जाती है ना। भारत और ब्रिटेन के मध्य जो कपास निर्यात होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य संबंध समान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है, जो भारत में भू राजस्व में वृद्धि हुई थी 50%, इसको कम नहीं किया जाता है ना, इसको कम नहीं किया जाता है। तो जो किसान होते हैं ये वहां के विद्रोह कर देते हैं, है ना, क्योंकि इनका कर की राशि ज्यादा देनी पड़ती थी, विद्रोह कर देते थे। दक्कन क्षेत्र में जो भी भू राजस्व लेने वाले होते थे, जैसे जमींदार, है ना, और जो इनको ऋण देते थे महाजन, इनकी दुकानों पर ये हमला कर देते हैं, इनके ऋण कागज फाड़ देते हैं, है ना। मतलब दक्कन क्षेत्र में व्यापक स्तर पर अव्यवस्थाएं फैल जाती है। ठीक है, तो इस दक्कन के दंगों को देखते हुए सरकार क्या करती है, 1869 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनाया जाता है ना। इसके तहत कुछ समय के लिए लगान को स्थगित कर दिया जाता है ना। जो लगान ली जा रही थी कुछ समय के लिए लगान को स्थगित कर दिया जाता है। तो ये दक्कन के दंगे। नेक्स्ट आता है पाई का विद्रोह। ये 1817 में हुआ था। पाई का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के क्षेत्रों में हुआ था, है ना। उड़ीसा में गजपति शासक होते थे, तो उनके नेता वहां पे हुआ था। इसका नेतृत्व करते थे बख्शी जगबंधु, है ना। पाइक कौन होते थे? पारंपरिक भूमिगत रक्षक होते थे, है ना। पारंपरिक भूमिगत रक्षक होते थे। अंग्रेजों ने क्या किया था, उड़ीसा का एक खुर्दा क्षेत्र होता था, है ना, खुर्दा क्षेत्र होता था, उसे अपना अंतर्गत ले लिया था। और जो खुर्दा क्षेत्र में जो लोग रहते थे, पाइक जिसे कहते थे, पाइक का विद्रोह इसी नाम से पड़ा था। पाइक जो रहते थे, इनसे कहा कि आप उड़ीसा के शासक को आप राजस्व मत दीजिए, अब हमें मतलब ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व दीजिए। तो इसी क्रम में वहां पे जो पाइक है वो विद्रोह कर देते, और विद्रोह भी कैसा करते, सशस्त्र विद्रोह करते, है ना, सशस्त्र विद्रोह करते, है ना, सशस्त्र विद्रोह करते। परंतु ब्रिटिश सरकार काफी मजबूत थी, इस विद्रोह का दमन अपने मजबूत सेना के साथ इनका दमन कर देती। ठीक है, अब हाल ही में पता होगा 2017 में इस विद्रोह के 200 साल पूरे हुए थे, है ना, 200 साल पूरे हुए थे। तो इस पर भी उड़ीसा सरकार ने इसके मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था पाई का विद्रोह को, है ना।
अब इसमें भी विवाद बने रहते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन है। वैसे बड़े स्तर पर 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। फिर आता है हमारा चंपारण कृषक आंदोलन, है ना। चंपारण कृषक आंदोलन 1917 में हुआ था। चंपारण कहाँ पे? बिहार में है, बिहार में। कारण क्या था इसका? 3 कट्या प्रथा के तहत नील की खेती जो हो रही थी उसके विरोध में इसका ये आंदोलन हुआ था, है ना। इसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने किया था। राष्ट्रीय मतलब ये एक राष्ट्रीय आंदोलन हो गया था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। वहां के एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल। उनके बुलावे पर ये बिहार गए थे महात्मा गांधी। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर महात्मा गांधी बिहार गए थे, है ना। और एक जांच आयोग गठित हुआ था। जांच आयोग गठित हुआ था और इस जांच आयोग के तहत ये जो 3 कट्या प्रथा है इसको समाप्त करने की घोषणा की जाती है ना। तो 3 कट्या प्रथा, है ना, 3 कट्या प्रथा को समाप्त घोषित किया गया है। 3 कट्या मतलब जो हिस्सा होता है जमीन का 3/7 पे नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था। तो ये प्रथा इन्होंने समाप्त कराई थी, महात्मा गांधी ने कराई थी। राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था, जांच आयोग गठित हुआ था और जांच आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस प्रथा को समाप्त किया गया था। कहाँ हुई था ये चंपारण आंदोलन? बिहार में। फिर आता है खेड़ा कृषक आंदोलन, है ना। खेड़ा कहाँ है? खेड़ा गुजरात में हुए। गुजरात में ये कब हुआ था? 1818 में हुआ था। इसका कारण क्या था कि फसल नष्ट हो गई थी परंतु लगान फिर भी उतना ही लिया जा रहा था, है ना। खेड़ा नामक जगह पर फसल नष्ट हो गई थी परंतु लगान फिर भी उतना ही लिया जा रहा था। स्थानीय नेता कौन थे? मोहनलाल पांडे, शंकरलाल स्थानीय नेता थे। महात्मा गांधी इस आंदोलन से जुड़े तथा विट्ठल भाई पटेल की मांग थी कि संपूर्ण जो लगान है माफ हो, है ना। संपूर्ण जो लगान है माफ हो। परंतु फिर आपसी ब्रिटिश सरकार तथा स्थानीय जो महात्मा गांधी और स्थानीय नेताओं ने मिलकर एक समाधान निकाला कि जो भी स्वेच्छा से लगान देगा वो सरकार उस पर सहमत होगी। जो भी अगर स्वेच्छा से लगान देना चाहता है तो दे सकता है, सरकार इस पर कोई बाध्यकारी दबाव नहीं डालेगी। ठीक है। तो ये खेड़ा कृषक आंदोलन था, 1818 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी थे, विट्ठल भाई पटेल भी थे, मोहनलाल पांडे और शंकरलाल स्थानीय नेता थे। कारण क्या था? वहां की जो फसल नष्ट हो गई थी वो कारण था। मोपला विद्रोह, है ना। मोपला विद्रोह ये साउथ में हुआ था, केरल में। ठीक है। 1921 में हुआ था। ठीक है। मोपला विद्रोह स्थानीय जो जमींदार थे उनके विरुद्ध हुआ था, है ना। स्थानीय जमींदार थे, जो स्थानीय जमींदार जेनमी कहलाते थे और ये जमींदार हिंदू होते थे तथा मोपला वहां के किसान थे स्थानीय स्तर पर जो मुस्लिम होते थे, है ना। इन दोनों के ये मध्य ये विद्रोह हुआ था। जो मोपलाओं ने जेनमी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। परंतु ये देखो इसको इन्होंने सांप्रदायिक रंग भी दे दिया था, है ना। हिंदू मुस्लिम होने के कारण सांप्रदायिक इसको रंग भी दे दिया गया था, है ना। सांप्रदायिक भारत छोड़ो आंदोलन सॉरी भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था उस स्तर पर, है ना। तो इसे सांप्रदायिक रंग भी दे दिया गया। नेक्स्ट आता है बारदोली सत्याग्रह, है ना। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में, ठीक है। 1928 में हुआ था ये। इसका कारण क्या था? इस सत्याग्रह मतलब इसका कारण ये था कि जो लगान में वृद्धि कर दी जाती है बारदोली नामक क्षेत्र में 22% की लगान वृद्धि कर दी जाती है ना। 22% की लगान वृद्धि कर दी जाती है। तो इसके विरोध में बारदोली सत्याग्रह होता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, है ना। वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे चलकर महात्मा गांधी भी इससे जुड़ जाते हैं तथा एक मैक्सवेल आयोग का गठन हुआ था, है ना। मैक्सवेल आयोग का गठन हुआ था और इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर राजस्व वृद्धि को घटाकर केवल 6.03% रखा गया था, है ना। 6.03% रखा गया था, है ना। और बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही जो वल्लभ भाई पटेल को वहां की जो महिलाएं थी बारदोली की महिलाओं ने, है ना, बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, है ना। वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तब से वो क्या जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है।
और आंदोलन में एक काली पराग जनजाति थी, काली पराग जनजाति थी। गांधी जी ने इसका नाम रानी पराग कर दिया था, है ना, क्या कर दिया था, रानी पराग इस जनजाति का नाम कर दिया, काली पराग जनजाति का नाम रानी पराग कर दिया था गांधी जी ने बारदोली सत्याग्रह के दौरान। फिर आता है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है ना, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है, जिसकी पहली बैठक लखनऊ में आयोजित होती है तथा जिसकी अध्यक्षता सहजानंद करते, है ना, महासचिव एमजी रंगा थे, है ना। और इस अखिल भारतीय किसान सभा किसानों के व्यापक हित को देखते हुए एक किसानों का घोषणा पत्र जारी करती है ना, किसानों का घोषणा पत्र जारी करती है, जिसके कुछ बिंदु में देख के बता देता हूं आपको, है ना। क्या क्या घोषणा करती है, भू राजस्व की राशि में 50% की कमी करना, है ना, भू राजस्व की राशि में कितनी कमी करना, 50% की कमी करे की जाए, है ना। सरकार को इन्होंने लिखा कि भू राजस्व की राशि में 50% की कमी की जाए। अखिल भारतीय किसान सभा के तहत किसान घोषणा पत्र में यह मांग रखी जाती है कि भू राजस्व में 50% की कमी की जाए, ऋण वसूली स्थगित की जाए, है ना, जो ऋण वसूला जा रहा है उसको स्थगित किया जाए, और आर्थिक शोषण से किसानों को मुक्ति मिले, है ना, ऋण वसूली स्थगित की जाए और किसानों को आर्थिक शोषण से मुक्ति मिले, जमींदारी प्रथा समाप्त हो, है ना। एक मांग ये भी थी कि जमींदारी प्रथा है ये समाप्त की जाए, जमींदारी प्रथा समाप्त हो, ठीक है। साहूकारों को लाइसेंस दिया जाए, है ना, साहूकार मतलब किसी भी तरीके से ज्यादा या कम पर ऋण न दे, एक निश्चित दर पर ही वो ऋण दे, इसलिए इन्होंने ये मांग रखी जो साहूकार है उनको लाइसेंस दिया जाए, साहूकारों को लाइसेंस दिया जाए, लाइसेंस दिया जाए, किनको, साहूकारों को लाइसेंस दिया जाए, है ना। और कृषि फसलों का उचित मूल्य दिया जाए, क्या, कृषि फसलों का उचित मूल्य दिया जाए, कृषि फसलों का उचित मूल्य दिया जाए। देखो वर्तमान में भी ये मुद्दा चलता रहता है, कृषि फसलों का उचित मूल्य। आपको पता होगा कि किसान आंदोलन, जैसे किसान आंदोलन पंजाब हरियाणा के जो लोग किसान है वो व्यापक स्तर पर एमएसपी को कानून के अंतर्गत लाने की लगातार बात कर रहे हैं, है ना। तो किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमको अन्न देते हैं, और ये बहुत पहले से चली आ रही है। देखो ब्रिटेन सरकार के जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण था, जब भी किसान अपनी फसलों के उचित मूल्य के लिए प्रयासरत रहता था। वर्तमान में भी एमएसपी बहुत सारी फसलों पर दिया जाता है, परंतु किसान आंदोलन के तहत किसान ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, ठीक है। अब इस पर निर्णय लेना सरकार का है कि वो किस तरह से आगे बढ़ती है। आगे हम देखेंगे तेभागा कृषक आंदोलन। तेभागा कृषक आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, 1946 में हुआ था। इसके नेतृत्व करते थे कंपाराम और भवन सिंह, कंपाराम और भवन सिंह। इसका कारण था बटाई व्यवस्था, है ना। किसान चाहते थे कि जो भी उपज होती है उसका 2/3 हिस्सा हमें मिले, तथा जमींदार चाहते थे कि 1/3 हिस्सा हमको मिले। ये तेभागा कृषक आंदोलन। आगे आता है एक और तेलंगाना कृषक आंदोलन, ये 1946 से 51 तक हुआ था, है ना, 46 से 51 में हुआ था। देखो इसमें क्या हुआ था, जो तेलंगाना क्षेत्र में जो वहां की स्थानीय पुलिस थी और किसानों के मध्य तनावपूर्ण संबंध बने रहते थे, है ना, तनावपूर्ण संबंध बने रहते थे, और छापामार युद्ध पद्धति थी, है ना। और जो वहां के योद्धा वगैरह होते थे वो छापामार युद्ध पद्धति से युक्त थे, मतलब छुपकर हमला करते थे। और मतलब छापामार, आपने छापामार युद्ध पद्धति उसमें भी देखी होगी मराठा काल के दौरान, है ना, छुपकर हमला करना मराठा काल के दौरान छापामार युद्ध पद्धति कहलाती थी, है ना। छुपकर वार करना, पेड़ों पर छुप गए, कहीं छुप गए, इस तरीके से छापामार युद्ध पद्धति होती है, और ये सबसे लंबे समय तक चली हुई छापामार पद्धति से युद्ध था। कौन सा, तेलंगाना कृषक आंदोलन छापामार पद्धति से किया गया युद्ध सबसे लंबा था, 1946 से 51 तक छापामार युद्ध किया गया तेलंगाना में, ठीक है। तो ये तेलंगाना कृषक आंदोलन था। पुनप्पा वायलार संघर्ष, ये 1946 में हुआ था, केरल के अलेप्पी जिले में, है ना, अलेप्पी जिले के पुनप्पा वायलार नामक स्थान पर ये हुआ था। कहाँ हुआ था, पुनप्पा वायलार नामक स्थान पर हुआ था, केरल के अलेप्पी जिले में, ठीक। इसमें जो सामान्यता जो होता है कि किसान जमींदारों के खिलाफ
विद्रोह करते हैं, ये संघर्ष करते हैं, यही उसका एक प्रमुख कारण था। पुनप्पा वायलार संघर्ष वन लाइनर में कभी पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे वाले वीडियोस में हम श्रमिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम बढ़ता जाएगा, राष्ट्रवाद का भाव आगे बढ़ता जाएगा, जिसमें गांधीवादी चरण, उदारवादी, उग्रवादी, है ना, ये चीजों को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।